Hello and Namaste, मैं प्रियंका सिंह and welcome to Law Gurukul. Our today's topic is Law of Tort. आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉ ऑफ टॉर्ट एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछा जाता है. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका नेचर कैसा होता है और इसके डिफरेंट डेफिनेशंस जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने दिए हैं. किस डेफिनेशन को कौन से ज्यूरिस्ट ने दिया है, इस टाइप के ही क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिनको याद रखना एक डिफिकल्ट पार्ट है. सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की जिससे आपको हेल्प मिलेगी इन डेफिनेशंस को याद रखने में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्ट? टॉर्ट है क्या? तो लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ सिस्टम ऑफ लॉ व्हिच इनेबल्स अ पर्सन हु इज सफर्ड हार्म और इंजरी बाय द एक्ट ऑफ अनदर to claim damages in a civil suit. जब लॉ ऑफ टॉर्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें बेसिक 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं. सबसे पहला कि किसी को भी हार्म या इंजरी हुई हो. कैसे हुई होती है? बाय द एक्ट ऑफ अनदर, किसी दूसरे की वजह से अगर आपको हार्म और इंजरी हो रही है तो उसके लिए आप क्या करोगे? यू कैन क्लेम डैमेजेस. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आप जब भी क्लास करें तो एक नोटबुक और पेन लेकर के ही बैठे सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स जिसके थ्रू आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने में या रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी. तो इस तरह से आप इन कीवर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं. जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें तो 3 इसके मेन कीवर्ड्स हैं. सबसे पहला कि हार्म और इंजरी होनी चाहिए. किसकी वजह से होनी चाहिए? किसी दूसरे की वजह से, एक्ट ऑफ अनदर की वजह से. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यू कैन क्लेम डैमेजेस और ये सिविल सूट के थ्रू होता है. ठीक है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? ये एक सिविल क्राइम है. सिविल क्राइम के लिए अगर आप सिविल सूट फाइल कर रहे हो यानी जो हार्म और इंजरी हुई है इट इज सिविल इन नेचर, जिसके लिए आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं. इट इज नॉट कोडिफाइड. इसमें सेक्शन, सबसेक्शन, आर्टिकल्स ये सब नहीं होता. ये कोडिफाइड नहीं है. ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है इट इज अनकोडिफाइड लॉ. द लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये लॉ ऑफ टॉर्ट का कॉन्सेप्ट आया कहां से है? इसका ओरिजिन क्या है? तो ये इंग्लिश कॉमन लॉ है यानी कि जो हमारा इंग्लैंड का लॉ है ये वहां से अडॉप्ट किया गया है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन. ओके, ये कोडिफाइड नहीं है, इसको लेजिस्लेटिव मेथड्स के थ्रू बनाया नहीं गया है. तो ये बना कैसे है? ये सभी जुडिशियल डिसीजंस के बेसिस पर बना है. किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, सिचुएशन पर जिस जज ने किसी टाइप का स्पेसिफिक डिसीजन दे दिया उसी को पैराग्राफ वाइज लॉ ऑफ टॉर्ट में ऐड कर दिया गया और इन्हीं जुडिशियल डिसीजंस को जब इकट्ठा करके एक सिंगल लॉ बना दिया गया जिसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं. राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस मंजूबेन जयंतीलाल नाकुम 1997. इस केस में कहा गया that in the absence of statutory law in regard to tortious liability in India, the common law principles evolved in England may be applied in India to the extent of suitability and applicability to the Indian conditions. जैसे कि हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या हमारा लॉ नहीं है, ये इंग्लिश कॉमन लॉ यानी कि इंग्लैंड के लॉ से अडॉप्ट किया गया है. तो इस केस में जज ने, हमारे जो इंडियन जजेस थे उन्होंने ये कहा कि ये अगर इंडिया के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी टॉर्शियस लाइबिलिटी पर कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बना हुआ है. ओके, ध्यान देंगे हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, तो लॉ ऑफ टॉर्ट हम कब अप्लाई करेंगे? जिन सिचुएशंस के लिए हमारे पास स्टैट्यूटरी लॉज नहीं है उनके लिए हम डिपेंड हो जाते हैं इंग्लैंड के टॉर्ट वाले लॉ पर. और साथ ही साथ इस केस में जज ने ये भी कहा कि इंडिया में जरूरी नहीं है कि जब हम इंग्लैंड के टॉर्ट लॉ को अप्लाई कर रहे हैं तो एज इट इज अप्लाई करें. हम उसको, ये जो ज्यूरिस्ट हैं, जो जजेस हैं, ये उनके इंटेलिजेंस पर, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि वो किस एक्सटेंट तक इसको अप्लाई करेंगे. सो इंडिया के कंडीशंस के सुटेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पर ही इंग्लैंड के लॉ को इंडिया के टॉर्शियस लायबिलिटीज पर अप्लाई किया जाएगा. पॉइंट क्लियर है? इस केस में 2 बातों को ध्यान में रखना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट इंडिया में कब अप्लाई होगा? जब इंडिया में उस पॉइंट, उस टॉर्शियस लायबिलिटी से रिलेटेड कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ये इंडियन कंडीशन के सुटेबिलिटी को देखते हुए उस पर अप्लाई किया जाएगा.
एज इट इज ब्लाइंडली इंग्लैंड के टॉर्ट लॉ को जो है अप्लाई नहीं करना है। जो ज्यूरिस्ट है वो अपनी नेचुरल जस्टिस वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए इंग्लैंड के लॉ की सुटेबिलिटी चेक करेंगे कि किस एक्सटेंट तक हम बाहर के लॉ को अपने इंडियन सिटीजन्स पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस केस का नाम आपको याद रखना है विथ ईयर, क्योंकि जब हम नेट के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो अभी ईयर वाइज भी क्वेश्चंस जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स मैनेज करने के लिए पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के साथ साथ केस के नाम के साथ साथ आपको ईयर भी याद रखना है। ओके, मूविंग ऑन टू द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, देखिए इसलिए ये 1994 का केस है, इसको ऐसे भी याद रखेंगे, ये 94 का वो 7 का। ये केस इज इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे जजमेंट है रिलेटिंग द लॉ ऑफ टॉर्ट। इस केस में कहा गया दैट इज जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1994। The law of torts exists for the purpose of preventing men from hurting one another, whether in respect of their property, their persons, their reputations or anything else in there. इस केस में लॉ ऑफ टॉर्ट को डिफाइन करने की कोशिश की गई कि लॉ ऑफ टॉर्ट एग्जैक्टली हम कब अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं, टॉर्शियस लायबिलिटी होती क्या है। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि लॉ ऑफ टॉर्ट कब एग्जिस्ट करता है, जब फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग मैन, हम प्रिवेंट कर रहे हैं एक पर्सन को, किस लिए, हर्ट करने से। जो हमने पहले वाले डेफिनेशन में पढ़ा कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है, जब कोई एक पर्सन हर्ट या इंजर हो रहा है तो उसके लिए हम लॉ ऑफ टॉर्ट अप्लाई करते हैं। तो इस केस में डेफिनेशन के तौर पर यह कहा जा रहा है कि हम लॉ ऑफ टॉर्ट के थ्रू प्रिवेंट कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को हर्ट करने से। अब ये हर्ट हम किन किन पॉइंट्स पर कर सकते हैं, वी आर हर्टिंग दैट पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टी, देयर पर्सन, या फिर देयर रेप्यूटेशन, या फिर किसी भी दूसरे फॉर्म में हम उसको हर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट इज ऑल्टरम नॉन लीडर। इन लीगल मैगजीम्स को याद रखना है। ओके, ये लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेट करता है। जो यूजीसी नेट में है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि 2-4 मैगजीम आपको लिख दिया जाएगा, फिर आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा मैगजीम जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेट करता है या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेट नहीं करता है, या किसी दूसरे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आपको ये मैगजीम बीच में ऐड कर दिया जाए तो आप बता सको कि ये जो मैगजीम है वो लॉ ऑफ टॉर्ट का है। ओके, तो इस मैगजीम को याद रखना है। ऑल्टरम नॉन लीडर, इसका मतलब क्या होता है, टू हर्ट नोबडी बाय वर्ड और डीड, है ना। इसी डेफिनेशन को अगर हम मैगजीम में, इस कंप्लीट डेफिनेशन को अगर एक मैगजीम में बताना तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या करता है, टू हर्ट नोबडी, हम किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, कैसे, ना ही वर्ड से ना ही अपने एक्ट से, टू हर्ट नोबडी बाय वर्ड और डीड। ओके, इस मैगजीन को नोट डाउन कर लीजिए, ऑल्टरम नॉन लीडर। टॉर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, द फर्स्ट रिपोर्टेड केस वेयर द कोर्ट यूज द वर्ड टॉर्ट इज बोल्टन वर्सेस हार्डी 1597। पूरा इस पॉइंट को पूरे तरीके से याद रखना है कि सबसे पहले ये जो वर्ड टॉर्ट है ये कौन से केस में रेज किया गया था। तो ये इंग्लैंड का केस है ऑब्वियसली, बोल्टन वर्सेस हार्डी, ईयर भी याद रखेंगे। अब जैसे हमने अभी 3 केस पढ़ लिए लॉ ऑफ टॉर्ट के, तो अगर इन 3 केसेस को आपको लिख दिया जाए और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए दिया जाए तो आप ये बोल्टन वाले केस को सबसे पहले बताओगे कि दिस इज द वेरी फर्स्ट केस जिसमें लॉ ऑफ टॉर्ट को डिफाइन किया गया था। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा इन जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1994। इस केस में द एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व्ड टॉर्ट डिक्शनरीली मींस ब्रीच ऑफ ड्यूटी लीडिंग टू डैमेज। इस केस में भी लॉ ऑफ टॉर्ट को, टॉर्ट इस वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश की गई कि इंडिया की बात है, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा इंग्लैंड वाला टर्म, सबसे पहले इंग्लैंड में इस टर्म को इस केस में यूज किया गया था। फिर इंडिया में इस टॉर्ट वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश की गई इन द ईयर 1994 इन द केस ऑफ जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो टॉर्ट का डिक्शनरी मीनिंग, ओके, डिक्शनरी मीनिंग टॉर्ट का क्या बताया गया इस केस में, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी किसी पर्सन पर इंपोज की गई है। ड्यूटी क्या है, किसी को नुकसान ना पहुंचाने की या कोई एक्ट करने की या नहीं करने की। अगर ये ड्यूटी इंपोज्ड है और उस ड्यूटी का ब्रीच हो रहा है जिससे आप डैमेज क्लेम कर सकती हो तो इसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट कहेंगे। ओके, सो आपको इसमें याद रखना है ये जयलक्ष्मी वाला केस, इसका ईयर और इस केस में टॉर्ट का मीनिंग ज्यूरिस्ट ने क्या बताया था, ब्रीच ऑफ ड्यूटी लीडिंग टू डैमेज।
अब हम आते हैं टॉर्ट की डेफिनेशंस पर जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने दिया था। डेफिनेशंस को अगर आप याद रखना चाहते हो तो सबसे जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि आप इसमें कीवर्ड्स जो है दो चार वो ढूंढ के रखो, और जो सिमिलर टाइप के डेफिनेशंस है उनको एक कैटेगरी में रखो, जिससे आपको इन डेफिनेशंस को याद रखने में हेल्प मिलेगी। सी फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब हम बात करें डेफिनेशन की तो है सर जॉन सामंड, जिन्होंने टॉर्ट को डिफाइन किया दैट टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। ये तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा, टॉर्ट के लिए हम सिविल सूट फाइल कर रहे हैं, तो टॉर्ट क्या है, इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड का मतलब जहां पर जो डैमेजेस है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मॉनिटरी डैमेज जो होता है, 10 रुपए का नुकसान हुआ है तो हम बदले में 10 रुपए दे देंगे, तो ये हो गया लिक्विडेटेड डैमेजेस, जहां पर जो डैमेज है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट किस टाइप के डैमेज की बात करता है, ये अनलिक्विडेटेड डैमेज की बात करता है, जिसको हम मॉनिटरी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे डिफामेशन, किसी को चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी, तो इसको आप मॉनेटरी वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करोगे, इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करता है। एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। जॉन सामंड ने कहा कि ये ब्रीच तो है, लेकिन ये किस टाइप का ब्रीच है, इसको उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव टर्म में डिफाइन किया है कि क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड होती है। जॉन सामंड का कहना है कि जब हम ब्रीच कर रहे हैं तो ये सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ना ही ब्रीच ऑफ इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आप इसे ड्यूटी समझ लो, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी नहीं है, इससे भी और जितने भी टाइप के ब्रीच होते हैं ये सभी ब्रीच को इंक्लूड करता है, जहां पर आपका कुछ भी हर्ट या इंजरी हो रही है और जिसके लिए आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, उस टाइप के सिविल रॉन्ग को टॉर्ट कहते हैं, ठीक है। तो जब हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं तो अब इसमें आप जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको याद रहेगा कि जॉन सामंड की जो डेफिनेशन है वो क्या है। सी एग्जाम में सिंपल डेफिनेशन नहीं दिया जाएगा, अब नहीं दिया जाता है यूजीसी नेट में। पहले ऐसे आता था कि क्लियर आपको डेफिनेशन दे दिया जाता है, फिर आपको बताना होता है कि ये डेफिनेशन जो है वो कौन से ज्यूरिस्ट ने दिया था। अब इसका इनर मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो जैसे अगर ये वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि किस ज्यूरिस्ट ने इसको बताया है, लॉ ऑफ टॉर्ट को बताया है कि इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। किस ज्यूरिस्ट ने बताया है कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, बट इसके अलावा ये और भी अदर टाइप के ब्रीच को इंक्लूड करता है। तो अगर आपको इस डेफिनेशन का जिस्ट नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें याद रखना है कि सामंड के अकॉर्डिंग ये सिविल रॉन्ग है, ठीक है, जिसमें रेमेडी होती है, और ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कंटेन करता है। और ये नॉट वाला टर्म भी याद रखना है कि इसमें जो उनकी डेफिनेशन है वो नेगेटिव डेफिनेशन है, इसमें नॉट इंक्लूडिंग बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेसर विनफील्ड, tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law। इसका कीवर्ड है हमारा रेमेडी, ठीक है। इसमें जॉन सामंड जो है वो रेमेडी की बात कर रहे हैं, जहां पे हमें लॉ ऑक्शन के थ्रू रेमेडी अवेलेबल है। लेकिन विनफील्ड क्या कर रहे हैं, ये ब्रीच की बात कर रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। सामंड कह रहे हैं नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रीच को इंक्लूड, मतलब क्या क्या जो नेगेटिव डेफिनेशन है ये इस टाइप की डेफिनेशन है कि क्या चीजें इंक्लूड नहीं हो रही है। बट विनफील्ड क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो अराइज होता है ड्यू टू द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। स्टैट्यूट के थ्रू, लॉ के थ्रू जो हमें ड्यूटी प्रोवाइड करी गई है, हम उन ड्यूटीज का ब्रीच जब करते हैं तो टॉर्शियस लायबिलिटी जो है वो अराइज होती है। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली and its breach is repressible by an action for an unliquidated damages। अब unliquidated damages तो दोनों में है, तो इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। This duty is towards person generally and its breach is repressible by an action, यानी ये जो breach है उसको हम compensate कर सकते हैं by way of unliquidated damages, okay। तो इसमें विनफील्ड जो है उनकी डेफिनेशन क्या है, कीवर्ड्स में breach of duty fixed by law, ठीक है। इसको कीवर्ड में लिख लेंगे। विनफील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, किस पर फोकस करती है, विनफील्ड की डेफिनेशन ब्रीच ऑफ ड्यूटी पर फोकस करती है, और सामंड की डेफिनेशन किस पर फोकस करती है, सामंड की डेफिनेशन रेमेडी पर फोकस करती है
कि रॉन्ग, सिविल रॉन्ग के लिए रेमेडी अवेलेबल है। क्लियर? कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो डेफिनेशन इजीली याद रहेगी। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेजर पे। फ्रेजर कहते हैं टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम। अब हो गया हमारा कीवर्ड मिल गया, मतलब राइट इन जनरल of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party। टॉर्ट क्या है? जिसमें जो राइट है इंडिविजुअल का, राइट इन रेम, जो आपको राइट अवेलेबल है अगेंस्ट द जनरल वर्ल्ड ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपेंसेशन। आपके प्राइवेट राइट्स की इंजरी हो रही है, उन इंजरी के अगेंस्ट में आप लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेजर के अकॉर्डिंग टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। ओके, कीवर्ड्स को याद रखेंगे। फ्रेजर की डेफिनेशन में क्या कीवर्ड है हमारा? इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट एंड राइट इन रेम। तो कौन से ज्यूरिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम? फ्रेजर। नाउ कमिंग टू पोलॉक। Pollock's contribution to the definition is tort is an act or omission, not merely the breach of a duty arising out of a personal relation or undertaken by a contract which is related to harm suffered by a determinate person giving rise to a civil remedy which is not an action of contract। अभी ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन था जॉन सामंड वाला, उस चीज को ये एग्जैगरेट कर रहे हैं। इन्होंने भी वही चीज कहा, लेकिन इसमें एक डिफरेंट वर्ड इन्होंने क्या ऐड कर दिया? एक्ट और ओमिशन। बाकी ये वाला पॉइंट सेम है, जैसे जॉन सामंड ने कहा था नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज कह रहे हैं, बट इन्होंने एक एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा ऐड कर दिया है? एक्ट और ओमिशन। जॉन सामंड के डेफिनेशन में ये ओमिशन वाला पार्ट नहीं था। जॉन सामंड यहाँ पर क्या कह रहे थे कि ये सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी अवेलेबल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जॉन सामंड के डेफिनेशन से और पोलॉक के डेफिनेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, SP, ठीक है। सामंड और पोलॉक के जो व्यूज है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट दोनों सेम है, दोनों सेम टाइप की बात करते हैं, बट सामंड में क्या है? सिविल रेमेडी की बात कर रहे हैं, और पोलॉक कौन सी बात कर रहे हैं? ये एक्ट और ओमिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ये दो कीवर्ड्स अलग है, बाकी दोनों जो है वो सेम टाइप के व्यू के फॉलोवर है। पीटर ब्रिग्स। पीटर ब्रिक ने डिफाइन किया है दैट द ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी विच अफेक्ट्स द इंटरेस्ट। अब ब्रीच देखो, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। ब्रीच की बात कौन से उसने की है? प्रोफेसर विनफील्ड ने की है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, विनफील्ड एंड पीटर ब्रिक। विनफील्ड एंड पीटर ब्रिक जो है वो दोनों ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी की बात करते हैं, दोनों सेम टाइप के व्यूज के सपोर्टर हैं। So the breach of a legal duty which affect the interest of an individual to a degree which the law regards as sufficient to allow that individual to complain on his her own account rather than as a representative of the society as a whole। ये individual rights के infringement की बात कर रहा है कि representative नहीं है हम, कि बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है तो मैं उसको represent कर रहा हूँ as a civil suit और उसके लिए damages claim कर रहा हूँ। पीटर ब्रिक्स कहते हैं कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो है, लेकिन ये इंडिविजुअल का ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। किसी एक इंडिविजुअल का राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में वो सिविल सूट फाइल कर रहा है, उसके अगेंस्ट में वो रेमेडी क्लेम कर रहा है, एंड ये सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए नहीं है। ओके, एंड विनफील्ड ने क्या कहा था कि इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, इट इज द ड्यूटी टुवर्ड्स द पर्सन and its breach is repressible by an action of unliquidated damages। इसमें भी उन्होंने सेम चीज कही कि इसी इंडिविजुअल का, एक पर्सन का जो राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, और यहाँ पर पीटर ब्रिक्स भी सेम टाइप की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो इन दोनों की डेफिनेशन सेम है, तो विनफील्ड और पीटर WP दोनों सेम कह रहे हैं, और उधर हमने क्या देखा था? सामंड एंड पोलॉक की डेफिनेशन सेम है। ठीक है, नाउ बर्जरिक। Broderick helps in defining the term as an act or omission which unlawfully violates a person's right created by law and for which the appropriate remedy is a common law action for damages by the injured person। अब ये बात आ गया हमारा एक्ट और ओमिशन वाला। ठीक है, एक्ट और ओमिशन हमने कहाँ पढ़ा था? एक्ट और ओमिशन हमने पढ़ा था सेम पोलॉक के डेफिनेशन में। अब ये पोलॉक की डेफिनेशन से रिलेट करते हैं बर्जरिक। इनका ये कहना है कि एक्ट और ओमिशन की वजह से किसी इंडिविजुअल के पर्सनल राइट जो है वो अनलॉफुली वायलेट हो रहे हैं,
इसके अगेंस्ट में हम रेमेडी क्लेम कर सकते हैं और या फिर जो डैमेजेस हैं वो क्लेम कर सकते हैं। कौन क्लेम कर रहा है? द इंजर्ड पर्सन। Keaton on Keaton in their book defines tort as tort law is a body of law concerned with granting or denying claims of individuals or impersonal legal entities against each other for the award of damages or other form of legal relief। इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें आप कीवर्ड्स को याद रख सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? लॉ ऑफ टॉर्ट एक बॉडी ऑफ लॉ है जो कि या तो ग्रांट करता है या डिनाई करता है क्लेम्स का। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिर्फ अलाउ वाली चीज पढ़ी कि जो अगर हार्म या इंजरी होती है तो उनको क्लेम मिलेगा। लेकिन कीटन के डेफिनेशन में बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन दी गई है कि ये ग्रांट भी करता है और डिनाई भी करता है क्लेम को। जरूरी नहीं है ना कि हर क्लेम आपका अप्रूव हो। तो कीटन ने बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन दी लॉ ऑफ टॉर्ट की, जहां पर ये कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल के इम्पर्सनल लीगल एंटिटीज जो हैं, अगर उनका नुकसान हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आप क्लेम जो है वो अगर अवार्ड ऑफ डैमेजेस के लिए क्लेम कर रहे हो या फिर दूसरा लीगल रिलीफ क्लेम कर रहे हो तो इसको ग्रांट भी किया जा सकता है या फिर इसको डिनाई भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे कीवर्ड्स को याद रखेंगे। क्या है इसमें कीवर्ड्स? सबसे पहले हो गया ग्रांटिंग और डिनाइंग द क्लेम, अवार्ड ऑफ डैमेजेस इसमें दिया जाता है, या फिर दूसरे लीगल रिलीफ की बात हो रही है। कभी भी इसके पहले की किसी डेफिनेशन में हमने अदर फॉर्म ऑफ लीगल रिलीफ नहीं देखा है ना। डैमेजेस वाला कॉन्सेप्ट तो सभी ने दिया, एक्शन ऑफ डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस, लेकिन कीटन ने अदर फॉर्म ऑफ लीगल रिलीफ इस वर्ड को भी अपने डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि कौन से यूरिस्ट जो है वो इंडिविजुअल्स के राइट इन्फ्रिंज होने पर डैमेजेस के साथ साथ दूसरे लीगल रिलीफ की भी बात कर रहे हैं या दूसरे लीगल रिलीफ भी अवॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा डेफिनेशन किसने दिया है? तो लीगल रिलीफ देख करके आप इस कीटन वाले पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिनसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसमें हमने कीवर्ड्स भी बता दिया। आई होप इस टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आपको इन डेफिनेशंस को याद रखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। For more videos on law, subscribe the channel Law Gurukul. Like the video, share the video. See you soon in the next. Thank you.